चलिए आइए, क्लास 12 आज एक फ्रेश चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन यूनिट वही है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। यूनिट वही है, बस एक फ्रेश चैप्टर है, चैप्टर 9, प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड चैप्टर का नाम है। अभी मैं इस चैप्टर का ये जो नाम है इसके बारे में कुछ डिस्कस नहीं कर सकता। इस चैप्टर में पहले कुछ टर्म्स हैं उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। आपको थंबनेल में दिखा भी होगा, मैंने लिख कर रखा था फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, वॉलंटरी, ये सब जो चीज़ें मैंने लिख के रखी थी, सीजनल, फ्रिक्शनल, है ना, ये सब चीज़ें पहले हम लोग सीखेंगे, इस टर्म को समझेंगे, उसके बाद इस चैप्टर को स्टार्ट कर सकेंगे। तो पहले मैंने लिख रखा है फुल एम्प्लॉयमेंट और सेकेंड आज सीखने वाले हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। देखो, फुल एम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट एक बार और डिस्कशन हुआ था जब हम इक्विलिब्रियम पढ़ा रहे थे, केन्शियन थ्योरी वाला, वहाँ पर मैंने एक बार और डिस्कस कर रखा है। आज फिर यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है। तो पहले एक बार डेफिनेशन देखते हैं। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर AD इज इक्वल टू AS along with fuller utilization of resources। देखो, फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब जहाँ पर इकॉनमी ने अपने सारे रिसोर्सेज को यूज़ कर लिया है। इकॉनमी के पास जितना भी रिसोर्सेज है, इकॉनमी ने सारे रिसोर्सेज को यूज़ कर लिया, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और जो भी एग्रीगेट डिमांड था उसको अचीव कर लिया है। जो भी एग्रीगेट डिमांड था उसको अचीव कर लिया, मतलब अब कोई भी रिसोर्सेज बाकी नहीं है। इसको एक एग्जांपल से हम समझाते हैं। सपोज हमारी इंडियन इकॉनमी है, हमारी इंडियन इकॉनमी जानती है, सारे प्रोड्यूसर्स ये जानते हैं कि अगर वो पूरा फुल रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे, जितना भी इकॉनमी में है, तो वो जनरेट कर पाएंगे 10,000 करोड़ वो इनकम जनरेट कर पाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, प्रोड्यूसर्स हैं, अगर रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं मतलब गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे तो अल्टीमेटली क्या करेंगे, वो एग्रीगेट सप्लाई करेंगे। तो उनको पता है कि अगर इंडियन इकॉनमी अपना सारा रिसोर्सेज को यूज़ करती है तो वो मैक्सिमम सप्लाई दे पाएगी 10,000 करोड़ और इनकम जनरेट होगा 10,000 करोड़ का। ठीक है, ये हमारा कैपेसिटी है इंडियन इकॉनमी का। क्लियर? एग्रीगेट डिमांड जो कंज्यूमर करते हैं, सपोज एग्रीगेट डिमांड पूरे इकॉनमी में 10,000 करोड़ का ही हुआ तो AD इज इक्वल टू AS हो गया। इकॉनमी भी खुश भाई, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड जो हुआ था उसके अकॉर्डिंग इकॉनमी ने सप्लाई कर दिया यूजिंग फुल रिसोर्सेज, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। इस सिचुएशन को बोला जाता है फुल एम्प्लॉयमेंट। वही लिखा हुआ है, AD इज इक्वल टू AS होना चाहिए। पहला पॉइंट फुल एम्प्लॉयमेंट का इक्विलिब्रियम पोजीशन होना चाहिए, साथ ही साथ फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए, नो एक्सेस कैपेसिटी लेफ्ट इन द इकॉनमी, कोई भी रिसोर्सेज बचना नहीं चाहिए। यही है फुल एम्प्लॉयमेंट, नाम से ही पता चल रहा, फुल एम्प्लॉयमेंट। जितना डिमांड हुआ था उसके अकॉर्डिंग सप्लाई हो गया, और सप्लाई किस लेवल पे हुआ, जहां पर इंडियन इकॉनमी ने अपना पूरा फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर लिया है। इसकी अगर वो आगे प्रोडक्शन करना चाहेगी तो नहीं कर सकती है, रिसोर्सेज क्योंकि है नहीं। ठीक है, अंडर एम्प्लॉयमेंट डेफिनेशन मिलता जुलता है। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर AD इज इक्वल टू AS, मिलता जुलता है। तो एक बात तो पक्का हो गया, इक्विलिब्रियम दो जगह हो सकता है सर। फुल एम्प्लॉयमेंट पे भी इक्विलिब्रियम हो सकता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट पे भी इक्विलिब्रियम हो सकता है, लेकिन बट विदाउट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। लेकिन यहाँ इक्विलिब्रियम तो हुआ है, लेकिन इकॉनमी का पूरा रिसोर्सेज यूज नहीं हुआ है, फिर भी इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट।
अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटीज लाइज इन इकोनॉमी इवन इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब कंट्री इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है लेकिन फिर भी पूरी तरीके से रिसोर्सेस यूज नहीं हुआ है। तो डेफिनेशन को मैंने बताया। इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, AD इज इक्वल टू AS विदाउट फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ये इंपॉर्टेंट चीज है अंडर एम्प्लॉयमेंट में। चलो अब हम एक एग्जाम्पल कोट कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल में दोनों चीज को समझ जाओगे, सिर्फ एक एग्जाम्पल में ध्यान से सुनना। हमारे मोदी जी ने फाइनेंस मिनिस्टर को अप्रोच किया, मैं एक सिनेरियो क्रिएट कर दे रहा हूँ, ओके, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा। हमारे मोदी जी ने फाइनेंस मिनिस्टर को अप्रोच किया, पूछा कि अगर इंडिया अपना पूरा रिसोर्सेस को यूज़ करती है, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, तो हम कितना प्रोडक्शन कर पाएंगे गुड्स और सर्विसेज का। फाइनेंस मिनिस्टर से पूछा। फाइनेंस मिनिस्टर काफ़ी नॉलेज, अपना पूरा टेक्निक वगैरह लगा दिए, अपना अच्छे अच्छे इकोनॉमिस्ट पैनल के साथ डिस्कशन हुआ। तो डिसीजन हुआ, इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि अगर हमारी इकॉनमी अपना सारा रिसोर्सेस यूज़ करेगी तो हम लोग मैक्सिमम प्रोडक्शन कर पाएंगे 10,000 करोड़, मतलब इनकम होगा 10,000 करोड़। गुड सर्विसेज बिकेंगे तो इनकम होगा 10,000 करोड़, मतलब इकॉनमी सप्लाई कर पाएगी 10,000 करोड़ का गुड्स एंड सर्विसेज, अगर हमारी इकॉनमी ने अपना सारा रिसोर्सेस यूज़ किया तो। फाइनेंस मिनिस्टर गए मोदी जी को बोले कि सर अगर इंडिया जो है अगर अपना पूरा रिसोर्सेस को यूज़ कर लेती है तो हम लोग मैक्सिमम सप्लाई कर पाएंगे और हमारा इनकम जनरेट होगा 10,000 करोड़। मोदी जी भी खुश। तो हमारी इनकम की कैपेसिटी क्या है, हमारे इनकम नहीं, हमारे इकॉनमी की कैपेसिटी क्या है। हमारे इकॉनमी की कैपेसिटी है 10,000 करोड़ नेशनल इनकम जनरेट करने की। हमारी इकॉनमी चाहे तो 10,000 करोड़ जनरेट कर सकती है, मैक्सिमम इनकम, नेशनल इनकम। अब क्या होगा सर, अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन आकर फंसता है 10,000 करोड़ पे, मतलब एडी एग्रीगेट डिमांड भी 10,000 करोड़ का हो जा रहा, तो अगर हमारा इक्विलिब्रियम आकर फंसता है इस पॉइंट पे, मैक्सिमम पॉइंट पे, जहां पर एडी भी एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जा रहा, 10,000 करोड़ के बराबर हो जा रहा, एडी इज इक्वल टू एएस हो जा रहा। मैक्सिमम हिट कहाँ किया इकॉनमी, 10,000 करोड़, और एग्रीगेट डिमांड भी हो गया 10,000 करोड़, तो एडी इज इक्वल टू एएस हो गया। तो भैया ये एक ऐसा सिचुएशन है जहां पर इकॉनमी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, एडी इज इक्वल टू एएस है, लेकिन इकॉनमी ने क्या किया है, सारा रिसोर्सेस फुल्ली यूटिलाइज कर लिया है, मैक्सिमम लेवल पर है ये। इसको बोला जाता है फुल एम्प्लॉयमेंट, इसको बोला जाता है फुल एम्प्लॉयमेंट, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, एडी इज इक्वल टू एएस। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने जो मोदी जी को बताया कि 10,000 करोड़ जनरेट कर सकते हैं हम लोग इनकम, और एग्रीगेट डिमांड भी हो गया 10,000 करोड़, तो अगर ऐसा सिचुएशन हो जाता है इकॉनमी में कि मैक्सिमम लेवल पर इक्विलिब्रियम टकरा रही है, एडी इज इक्वल टू एएस हो रहा, तो हम लोग बोलेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट। कट टू नेक्स्ट, क्या है भाई, अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट सर, फाइनेंस मिनिस्टर गए मोदी जी को बोलने कि सर हमारी जो इंडिया की कैपेसिटी है वो है 10,000 करोड़ जनरेट करने की, हम लोग 10,000 करोड़ के गुड्स एंड सर्विसेज टोटल सप्लाई कर सकते हैं, एग्रीगेट सप्लाई, वो सेल होगा तो नेशनल इनकम जनरेट होगा 10,000 करोड़। मोदी जी को ये इंफॉर्मेशन पहुंच गया। मोदी जी ने एक और सर्वे कराया तो पता चला कि एग्रीगेट डिमांड, मतलब कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज जो चाहते हैं, एक्चुअली एग्रीगेट डिमांड बड़ा कम है। हो सकता है लोगों के हाथ में पैसा ना हो, जो भी रीज़न हो, लेकिन लोगों ने डिमांड ही नहीं किया। लोगों ने कितना डिमांड किया, लोगों ने गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड किया 8,000 करोड़ का। सोचो इकॉनमी की कैपेसिटी क्या है, इकॉनमी की कैपेसिटी है कि वो गुड्स एंड सर्विसेज बना सकती है और 10 करोड़ नेशनल इनकम जनरेट कर सकती है, लेकिन लोगों ने ही एग्रीगेट डिमांड जो किया है वो कम किया है, 8,000 करोड़ के गुड्स एंड सर्विसेज डिमांड किए गए हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया,
8,000 करोड़ के अगर डिमांड किए गए तो क्या इकॉनमी 10,000 करोड़ का सामान बनाएगी? सोचो एक बार, डिमांड अगर 8,000 करोड़ के गुड्स एंड सर्विसेज का है तो क्या इकॉनमी 10,000 करोड़ के गुड्स एंड सर्विसेज बनाने चाहेगी? नहीं। तो मेरा इक्विलिब्रियम कहाँ पर हो जाएगा सर? सर मेरा इक्विलिब्रियम AD इज इक्वल टू AS, इकॉनमी 8,000 करोड़ का ही बनाएगी, 8,000 करोड़ पे ही हो जाएगा इक्विलिब्रियम, 8,000 करोड़ पे ही इक्विलिब्रियम हो जाएगा सर। जबकि इकॉनमी के पास कैपेसिटी है, वो 10,000 करोड़ बना सकती है। तो ये वही सिचुएशन है जहां पर AD इज इक्वल टू AS हो रहा है, लेकिन फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस नहीं हो रहा। इकॉनमी हैज द कैपेसिटी टू इंक्रीज इट्स कंजप्शन टू 10,000 करोड़, बट डिमांड ही कम किया गया है, एग्रीगेट डिमांड ही कम हुआ है, तो इकॉनमी 8,000 करोड़ बनाएगी गुड्स एंड सर्विसेज। जितना डिमांड किया गया उतना ही ना सप्लाई देना चाहेंगे, तो फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करने का ज़रूरत ही नहीं है। जब डिमांड ही कम है तो मेरा इक्विलिब्रियम स्ट्रक होगा थोड़ा सा पहले 8,000 करोड़ पे, लेकिन हाँ अभी भी इकॉनमी के पास कैपेसिटी है बचा हुआ, है ना, 2,000 करोड़ का गुड सर्विसेज अभी बना सकती है वो। तो इसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट, तो एक बात तो पक्का हो गया सर कि AD इज इक्वल टू AS, ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट पे भी हो सकता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट पे भी हो सकता है। यहाँ पर फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, यहाँ पर कुछ बच जाता है कैपेसिटी, क्योंकि इकॉनमी को ज़रूरत ही नहीं पड़ा ना बनाने का, डिमांड ही कम था। तो इक्विलिब्रियम पहले ही स्ट्रक हो गया 8,000 करोड़ पे, 10,000 करोड़ जाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा। तो इसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। होप सो फुल एम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट देखते हैं। चलो, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। पहले तो बता देते हैं वॉलंटरी मतलब होता क्या है। वॉलंटरी मतलब होता है इच्छा अनुसार। वॉलंटरी का जो मीनिंग है वो होता है इच्छा अनुसार, अपने इच्छा से। क्या लिखा हुआ है? अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। डेफिनेशन को छोड़ो, पहले मेरे भाषा में समझो। आप अपने इच्छा से बेरोजगार रहना चाहते हैं, इसका मतलब ये है आप अपने इच्छा से बेरोजगार रहना चाहते हैं। सपोज हमारे इकॉनमी में, ध्यान से सुनना ये चीज़, हमारे इकॉनमी में एक रेशियो लेते हैं, 30 करोड़ पॉपुलेशन है। एक अजम्पशन लिए कि 30 करोड़ ही पॉपुलेशन है हमारे इकॉनमी में। 30 करोड़ में से जो 20 करोड़ जो पॉपुलेशन है वो लेबर फोर्स है। 30 करोड़ में से जो 20 करोड़ पॉपुलेशन है वो लेबर फोर्स है, मतलब काम करने वाले वेज रेट पे। उस लेबर फोर्स में से 20 करोड़ में से जो 10 करोड़ पीपल हैं, या ऐसा करो जो 5 करोड़ पीपल हैं, 20 करोड़ है काम करने वाले लेबर फोर्स, क्लियर। उसमें से जो 5 करोड़ लोग हैं वो लोग वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट में है, मतलब अपने इच्छा से बेरोजगार है। काम मिल रहा है, काम अवेलेबल है, इकॉनमी में काम है, वेज रेट भी अच्छा मिल रहा है, लेकिन काम ही नहीं करना चाहते। इस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग बोलते हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखते हैं डेफिनेशन। इट इज अ सिचुएशन वेयर पीपल चूज टू रिमेन अनएम्प्लॉयमेंट। हम अपने इच्छा से बेरोजगार हैं, हमने डिसाइड किया है कि हम बेरोजगार रहेंगे। क्यों भाई? ऐसा कौन डिसीजन ले सकता है? होता है, कई ऐसे लोग होते हैं अपने इच्छा से वो बेरोजगार है। रीज़न इसके पीछे क्या होगा सर? जॉब्स भी अवेलेबल है, इवन व्हेन जॉब्स आर अवेलेबल, जॉब्स अवेलेबल है फिर भी बेरोजगार है, अपने इच्छा से है, इसलिए वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वेज रेट भी अवेलेबल है, नॉट विलिंग टू वर्क, वेज रेट भी अवेलेबल है लेकिन विलिंग नहीं है, काम ही नहीं करना चाहते। ऐसा बेरोजगारी को बोलते हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, अपने इच्छा से बेरोजगार होना। जॉब्स अवेलेबल है, वेज रेट भी अवेलेबल है, लेकिन
काम नहीं करना चाहते हैं। दूसरा देखो इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री मतलब इसमें इच्छा नहीं है। जैसे इसका भी एक एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज टोटल 30 करोड़ इंडिया का पॉपुलेशन है, एजम्पशन कम लिए 30 करोड़ इंडिया का पॉपुलेशन है, उसमें से 20 करोड़ लेबर फोर्स है। हाँ सर 20 करोड़ तो लेबर फोर्स है। 10 करोड़ ऐसे लोग हैं जो क्या हैं, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट में है। मतलब सर, मतलब काम तो करना चाहते हैं वो लोग, काम तो करना चाहते हैं, वो भी कम रेट में भी कर लेंगे, जो रेट एग्जिस्टिंग है जैसा भी रेट हो वो काम करना चाहते हैं, लेकिन काम ही अवेलेबल नहीं है, काम ही अवेलेबल नहीं है। इस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट को क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज़ अ सिचुएशन वेयर सम पीपल, वही लेबर फोर्स का वो हिस्सा जो बताएं है ना, इट इज़ अ सिचुएशन वेयर सम पीपल आर नॉट गेटिंग वर्क, काम ही नहीं मिल रहा, काम तो करना चाहते हैं, काम ही नहीं मिल रहा। कोई भी वेज रेट चलेगा, मत दो 100 रुपया, 5 रुपया ही दो, कोई भी वेज रेट होगा, लेकिन काम ही नहीं है। तो जहां पर नॉट गेटिंग वर्क, जॉब्स ही अवेलेबल नहीं है, काम तो करना चाहते हैं, चाहे कोई भी रेट हो, कोई भी रेट मिले, कोई भी एग्जिस्टिंग रेट कोई भी हो, कोई भी वेज रेट एग्जिस्टिंग हो, उस पर हम काम कर लेंगे, लेकिन काम ही नहीं मिल रहा, काम ही नहीं मिल रहा। इस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट को क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट, इस तरह का बेरोजगारी को बोला जाता है इनवॉलेंट्री। मतलब हम अपने इच्छा से बेरोजगार नहीं हैं, इकॉनमी के हालात ऐसे हैं कि जॉब्स ही अवेलेबल नहीं है। हम तो रेडी हैं, कोई भी वेज रेट मिलेगा काम कर देंगे, लेकिन जॉब्स हो तब तो, काम ही नहीं मिल रहा, इसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री। तो वॉलेंट्री क्लियर हो गया, इनवॉलेंट्री क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। चलो अब दो बहुत इजी सा चीज है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल, एक एग्जांपल समझते हैं। एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री 10 लेबर को मंगाई, एम्प्लॉय की 10 लेबर को, फिर 2 लेबर को हटा दी, फिर उस एक नया लेबर लाई, फिर पुराना 2 लेबर को हटा दी। तो इकॉनमी में भी ऐसा होते रहता है। ऐसी इकॉनमी जहाँ पर रोजगार तुरंत हो, रोजगार मिला तुरंत वो बेरोजगार हो गया, इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल एज पे होता जा रहा, तुरंत काम मिला, आप एम्प्लॉयड हुए और फिर अनएम्प्लॉयमेंट में चले गए। तो कई फैक्ट्रियाँ भी ऐसे करती हैं कि बार बार अपने वर्कर्स को लाती हैं फिर हटाती हैं, लाती हैं हटाती हैं। कई ऐसे बिजनेस भी हैं, अभी तो मैं नाम भी नहीं लेना चाहूँगा, कई ऐसे बिजनेस है जिनका ये काम करने का तरीका ही है कि वो ह्यूमन रिसोर्स को पहले चेक करती है। चेक करती है मतलब सुटेबल है कि नहीं उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो एम्प्लॉय कर ली उनको, देखी कि नहीं ये शूट नहीं कर रहे, तुरंत अनएम्प्लॉयड कर दी। तो कई ऐसे बिजनेस में भी होते हैं। तो इकॉनमी में ऐसा सिचुएशन जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट हो, किसके वजह से, एसोसिएटेड विद द चेंजिंग ऑफ जॉब्स। बेरोजगारी बढ़े इकॉनमी में, क्यों, क्योंकि बार बार जॉब्स में चेंजेस आ रहे हैं, तो उसमें बहुत से वर्कर्स बेरोजगार हो जा रहे हैं। रोजगार मिल रहा है फिर बेरोजगार हो रहा है, इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बड़ा खतरनाक है ये। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, इट इज अ सिचुएशन वेयर लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑब्जर्व्ड। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट सिचुएशन है इकॉनमी के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए रहता है इकॉनमी में। रीज़न क्या होगा, रीज़न हो सकता है कि आपका सोचो कि क्यों बेरोजगारी लॉन्ग टर्म के लिए प्रिवेल करेगा। या तो न्यू टेक्निक आ गया, न्यू टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। तो न्यू टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन आ गया तो पुराना टेक्निक ऑब्वियस सी बात है ऑब्सोलेट हो गया। तो न्यू टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन आने की वजह से पुराना टेक्निक ऑब्सोलेट हो जाता है और वर्कर्स को हैंडल नहीं करने आता है न्यू टेक्निक, है ना। पहले लेबर फोर्स था,
है ना, लेबर इंटेंसिव से यूज़ होता था टेक्निक। बाद में हो गया कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, कितना दिक्कत हुआ, तो उसमें भी बहुत लोग बेरोजगार हो जाते हैं। नए मशीन के आने से, नए तौर तरीके के आने से बहुत लोग बेरोजगार हो जाते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए बेरोजगार रहते हैं। और भी रीजंस है, और भी रीजंस है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो जो चीज़ें चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए वो या तो अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल, या फिर शॉर्ट सप्लाई है, शॉर्ट सप्लाई। जैसे कोई चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा था, कोई चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा था, सपोज कोल है, कोल तो कहाँ कहाँ यूज़ होता है, बहुत जगह यूज़ होता है, मल्टीपल यूज़ है। आप सोच लीजिए, और कई जगह फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, एक तरह का रॉ मटेरियल है, यूज़ होता है। आप सोच लीजिए इकॉनमी से कोल गायब हो गया, इंडिया में कोल है ही नहीं, तो कितना बेरोजगारी बढ़ेगा, लॉन्ग टर्म के लिए वो बेरोजगारी रहेगा। तो वही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन शॉर्ट सप्लाई हो जाए या पूरा ही पूरा ख़त्म हो जाए तो भी एक बेरोजगारी का रीज़न होता है, और वो लॉन्ग टर्म चलता है, स्ट्रक्चरल है, काफ़ी ज़्यादा टाइम तक रहता है। और क्या सर, न्यू इंडस्ट्रीज़, न्यू इंडस्ट्रीज़ कई बार आती हैं तो मानते हैं रोज़गार लेकर आती है, लेकिन पुराने जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो लोग बेरोजगार हो जाते हैं। जैसे नई इंडस्ट्रीज़ आई तो हमारी जो इंडियन कल्चरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ थी वो तो अब रही नहीं ना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को भी चोट पहुंचता है, तो बड़ी इंडस्ट्री आने से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को चोट पहुंचता ही है। तो वहाँ भी एक अनएम्प्लॉयमेंट का देखा गया है, और वो भी स्ट्रक्चरल है, लॉन्ग टर्म तक रह जाता है। तो अराइवल ऑफ न्यू टेक्निक, अराइवल ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज़ कई बार इम्पैक्ट करती हैं, और पुराने वर्कर्स उतने कैपेबल होते नहीं हैं कि उस टेक्निक को ऑब्जर्व कर सके, उसको सीख सके, तो बेरोजगारी के एज में चले जाते हैं। नए इंडस्ट्रीज़ के आने से जो पुरानी और ओल्ड टाइप की जो इंडस्ट्रीज़ है उस पर असर पड़ता है, उनके वर्कर्स बेरोजगार हो जाते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट फैक्ट्री बंद होने के कगार पे आ जाती है। या फिर जो रिसोर्स को यूज़ करके प्रोडक्शन हो रहा है वो रिसोर्स कम हो जाना, तो भी बेरोजगारी बढ़ेगी। तो ये थोड़ा ज़्यादा खतरनाक है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम तक रहता है, इसको रिमूव करने में काफ़ी दिक्कत होता है। फ्रिक्शनल तो समझ गए, बार बार एम्प्लॉयमेंट, बार बार अनएम्प्लॉयड होना। तो है ये दोनों चीज़ डेडली इकॉनमी के लिए, स्ट्रक्चरल ज़्यादा डेडली है, फ्रिक्शनल तो डेडली है ही। अगर कोई इकॉनमी में एम्प्लॉयमेंट हो रहा, बेरोजगारी भी उसी हिसाब से है, फिर एम्प्लॉयमेंट फिर बेरोजगारी, तो अदर इकॉनमी भी तो एज ऑब्जर्व कर रही है कि यहाँ पे सिक्योरिटी कम है, अगर हम यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम चांसेस है कि हम लॉस में चले जाएंगे। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट भी इकॉनमी का एक बैड इम्पैक्ट देता है। तो अदर इकॉनमी ऑब्जर्व करती है कि कहाँ पे पैसा लगाना चाहिए, कहाँ पैसा नहीं लगाना चाहिए। ये दो चीज़ें यहाँ पर कवर हो गई, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम चैप्टर को स्टार्ट कर सकते हैं। ये सब थोड़ा बहुत टर्म बताना था, एक और टर्म सीख लो, वो बेसिकली बताने जैसा है नहीं। नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट, इसको वही बता देते हैं, ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं। देखो फुल एम्प्लॉयमेंट में मैंने क्या बताया, फुल एम्प्लॉयमेंट में सर इकॉनमी अपना सारा रिसोर्सेस यूज़ कर लेती है और कोशिश करती है मैक्सिमम कैपेसिटी लेवल पर AD = AS को टच करे, ये होता है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। लेकिन एक होता है नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या बोलता है, कितना भी फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाए, कितना भी इकॉनमी अच्छे से फुल एम्प्लॉयमेंट कर ले, रिसोर्सेज को पूरा यूज़ कर ले, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग बेरोजगार रह ही जाते हैं। कोई इकॉनमी ऐसी परफेक्ट नहीं है, कोई भी इकॉनमी ऐसी परफेक्ट नहीं है जो अपने सारे लोगों को काम दे सके। कितना भी फुल एज पे काम करे, फुल कैपेसिटी पे काम करे, कुछ ना कुछ पीपल जो है बेरोजगार रह ही जाते हैं। वो जो कुछ पीपल बेरोजगार रह जाते हैं इवन आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट, वो लोग आते हैं किसके अंडर में, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर में। तो फुल एम्प्लॉयमेंट होने के बावजूद भी कुछ लोग अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, और वो होता है नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो जितना भी तरह का अनएम्प्लॉयमेंट था हमने कवर कर दिया है। आप लोग इसको बुक में रीडिंग करोगे तो ज़्यादा समझोगे। नेक्स्ट अब हम चलेंगे चैप्टर की तरफ, प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड।
धीरे धीरे सीखेंगे कि डेफिशिएंट डिमांड क्या होता है, एक्सेस डिमांड क्या होता है, इसको हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।